हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है रिकैप सीरीज में। आज हम रिकैप सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं और सेकंड लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को अपनी जारी रखेंगे। उम्मीद है आपको पहला लेक्चर पसंद आया होगा। तो सेकंड लेक्चर का ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अब इसको पढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम इसको पढ़ते हैं तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इन एयर इज F1। जब उन्हें एयर में रखा जाता है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स F1 है। इफ द स्पेस बिटवीन द चार्जेस इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट 4, द फोर्स बिकम्स F2। अगर पूरी तरह डाइलेक्ट्रिक से भर दें मीडियम को तो फोर्स F2 हो जाता है। इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, अब देखिए ये बहुत बढ़िया पार्ट है, इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस is filled with the same dielectric, the force between the charges is F3, then F1 is to F2 is to F3। ये आपको रेशियो F1 F2 F3 का निकालना है। तो पहला पार्ट तो सिंपल है कि चार्जेस को हमने कहाँ रखा गया है। चार्जेस को हमने रखा है एयर में। चार्जेस को हमने कहाँ रखा है? एयर में। तो ये एयर में रखे हुए चार्जेस हैं और मान लीजिए चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है। ये चार्ज मान लीजिए Q1 और ये चार्ज है Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस है R। तो ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको आप Y मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? Y। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि सेकंड पार्ट कहता है कि जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या होगा कि ये चार्ज हो गया आपका Q1, ये हो गया आपका Q2 और यहां हमने पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ये देखिए पूरे डिस्टेंस पे हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो ऐसे केसेस में चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए Q1 Q2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है तो √KR का स्क्वायर। K की वैल्यू दी गई है 4, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। 4 का रूट हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर। तो F2 की वैल्यू आ गई Y/4। इसको नोट किया जाए, F2 की वैल्यू आ गई Y/4। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, √KR स्क्वायर। अब K क्या है? यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब तीसरे केस पर हम आते हैं। तो तीसरे केस पे ये कहा गया है कि आधा स्पेस में डाइलेक्ट्रिक भर दिया हमने, हाफ ऑफ द स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो ये कुछ इस तरह से सिचुएशन आएगी। आप देखिए ये Q1 है और ये Q2 है और आधे स्पेस पर डाइलेक्ट्रिक फिलिंग हो गई R/2 पर, K = 4 और बचे हुए R/2 स्पेस में क्या है? एयर है। अब चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, इसको ध्यान दीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे क्वेश्चन का। वो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन, ध्यान दीजिएगा, √K R/2 डाइलेक्ट्रिक प्लस R/2 एयर। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है और K की वैल्यू आप जानते हैं दी गई है क्वेश्चन में, K की वैल्यू दी गई है 4। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और K अगर 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 × R/2 प्लस R/2 का होल स्क्वायर, कैंसिल। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 3R/2 का स्क्वायर, 3R/2 का स्क्वायर।
तो ये F3 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी 4/9, ध्यान दीजिएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। तो क्योंकि इतने पोर्शन को हम क्या मान चुके हैं, y मान चुके हैं, तो ये आ जाएगा 4y/9, 4y/9। तो अब देखिए पहले फोर्स था F, फिर y/4 और ये अब आ गया 4y/9। तो F1:F2:F3 का जो रेशियो होगा y/4:4y/9। अब सभी रेशियो को हम y से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 4/9। अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 1 और ये हो जाएगा 16/9। अब हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 9:16। तो हमारा आंसर आया F1:F2:F3 इज 36:9:16। तो ये इसका सही आंसर है। रेशियो को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, इससे रेशियो की वैल्यूज पर कोई अंतर नहीं आता। ये देखिए आपका चौथा आंसर क्या है, सही आंसर है। अच्छा सवाल है, एक्सपेक्टेड सवालों में आप इसे रख सकते हैं। तो ये इसका हमारा आंसर आ गया 36:9:16। अब अगले सवाल की तरफ हम जाते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, इसे नोट कर लें। A bob of simple pendulum of mass 40 gram, 40 gram mass है, with a positive charge 4 into 10 to the power minus 6, oscillating with a time period t1. अब आगे पढ़ते हैं। An electric field of intensity 3.6 into 10 to the power 4 Newton per coulomb is applied vertically upward. Now the time period is t2. The value of t2 upon t1 is, g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट आंसर है 0.16, सेकंड आंसर है 0.64, थर्ड आंसर है 1.25, फोर्थ आंसर है 0.08। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ कितनी है, L है, इसका मास है m और इस पर चार्ज कितना दिया हुआ है, Q। तो ऐसे केसेस में इसका टाइम पीरियड होगा 2π√L, समझिएगा mg/m। तो कितना हो गया ये, T1 = 2π√L/g। अब अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने एक वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3.6 × 10⁴। तो उस केस में क्या होगा, चार्ज है इस पर Q, वेट है mg, इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्टिकली अपवर्ड लगाया हमने, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया EQ। तो अब देखेंगे नेट फोर्स कितना है। यहाँ पर नेट फोर्स हो गया पेंडुलम के बॉब पे लगने वाला नेट फोर्स mg - EQ। नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं ma, mg - EQ। तो A = G - EQ/m। तो ऐसे केस में उसका जो टाइम पीरियड होगा वो आएगा 2π√L नेट एक्सेलरेशन वैल्यू G - EQ/m। और T1 हम निकाल चुके हैं। T1 है हमारा कितना, 2π√L/g, L/g। अब T2/T1 जब हम निकालेंगे, 2π कैंसिल हो जाएगा, √L कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। देखिए G - EQ/m, L/g, L से L कैंसिल,
तो T2 बाय T1 हमें मिलेगा G अपॉन G माइनस EQ बाय M, और G की वैल्यू दी गई है 10, G की वैल्यू 10 दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4, और चार्ज दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा G अपॉन G माइनस EQ बाय M। G की वैल्यू रख दी हमने 10, इलेक्ट्रिक फील्ड 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4, चार्ज की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और अपॉन मास 40 मिलीग्राम, 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब हमें अगर सबसे पहले हम इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं, देखिए 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये 4 इसको 10 बार कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा 3.6 को लिखा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और नीचे 10 टू द पावर 1 और माइनस 3 है, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये आपका हो गया 36, और इसको कैल सॉल्व करा इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये बचा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, दैट इज 36 बाय 10, 36 बाय 10। तो बस इसी वैल्यू को हमें यहाँ रखना है और सॉल्व करना है। 36 बाय 10, 10 माइनस 36 बाय 10, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 10, 100 माइनस 36, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, 100 में से 36 माइनस हुए 64, इसका रूट 10, 64 का 8, 2 से कैंसिल कर दो, 5/4। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1.25, 1.25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये आपका थर्ड आंसर 1.25। मैंने पर्पसली न्यूमेरिकल्स ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार बच्चों को सवाल आता है पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की कमजोरी होती है कैलकुलेशन की, उसके कारण वो गलत कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गया इसका आंसर, और ये कंसेप्चुअली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सवाल है, अच्छा सवाल है। एक भी आपने कैलकुलेशन में गलती करी तो इसका आंसर गलत आ जाएगा। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें। Okay, electric field on the axis of a small electric dipole at a distance r is E1 and E2 at a distance 2r on a line of perpendicular bisector. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2r डिस्टेंस पे कितनी है E2। देन ये 4 आंसर्स दिए गए हैं। आसान सवाल है और थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो थोड़ा बहुत आप इसका ध्यान रखें इसको कैसे किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक डायपोल है। डायपोल में आप जानते हैं 2 चार्जेस होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब आगे बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। और एक्सिस
ये एक्सियल पोजीशन हो गई और ये हमारा डायपोल का चार्ज हो गया प्लस Q। तो यहाँ पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E1 है। तो हम जानते हैं, तो E1 को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब। p क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब एक बात आपको समझनी है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। और हमेशा याद रखिए कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के एक ही डायरेक्शन में होते हैं। दैट मीन्स उनके बीच में कितना एंगल बनता है? 0 डिग्री। पर जब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन की तो थोड़ी बात अलग हो जाती है। इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट के बिल्कुल अपोजिट होती है। तो ये बिल्कुल इस तरह का सिचुएशन आपका बनेगा। ये E2 है, तो E2 और P अपोजिट होंगे और ये डिस्टेंस है आपका 2r। तो E2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डायपोल मोमेंट अपॉन 2r का क्यूब। तो E2 आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन 8r क्यूब, P अपॉन 8r क्यूब। पर आप देखिए E1 और E2 की जो डायरेक्शंस हैं बिल्कुल अपोजिट हैं। ये E1 है और वो क्या है? E2 है। अब हम E1 से E2 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। E1 से हम E2 को डिवाइड कर देंगे। तो E1 था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब और E2 था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन 8r क्यूब। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। 1 से 2 को हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड का रेशियो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन 8r क्यूब। तो अब कैंसिल करने की बात आती है, तो ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका p कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका r क्यूब कैंसिल हो गया। अब आपका बचा, कितना बचा? E1 बाय E2, E1 बाय E2 1/1 बाय 8। और दूसरी चीज, यहां हम एक चीज लिखना भूल गए, ये 2p था। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये 2 था तो यहाँ 2 आना चाहिए, तो मैं इस 2 को करेक्ट कर देता हूँ। तो 2, तो अब ये 1/8 ऊपर जाएगा, तो E1 बाय E2 1/16। तो E2 को हम लिख सकते हैं 16 E1। ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट है, बट E1 एंड E2 आर अपोजिट टू ईच अदर। इसलिए अगर वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो लिखना पड़ेगा वेक्टर E2 इक्वल टू -16 ऑफ वेक्टर E1। ये तो मैग्नीट्यूड्स हो गए, लेकिन अगर वेक्टर्स में लिखना है तो ये दोनों वेक्टर E1 राइट साइड में जा रहा है और E2 लेफ्ट में जा रहा है, तो उनका साइन क्या होगा? प्लस माइनस। तो इसका आंसर आ गया E2 इक्वल टू -16 E1। E2 इक्वल टू -16 E1। सो द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 1 मिनट आंसरिंग में बिल्कुल फिट बैठने वाला सवाल है। हमेशा याद रखिए कि एक्सियल पोजीशन में डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है सेम होती है, पर इक्वेटोरियल पोजीशन में डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये इसकी कंसेप्ट थी। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब आप देख लीजिए, ये आपका अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, Q2 is Q1 by 2, are placed at point A 0 1 and B 1 0 as shown in the figure. The electric field vector at point 1 comma 1
मेक्स एंगल, देखिए थोड़ा यहाँ करेक्शन करना पड़ेगा, ये क्यू नहीं है, मेक्स एंगल थीटा है with the x-axis, then the angle theta is, तो याद रखिए Q2 किसके बराबर है, Q1 का आधा है। तो ये देखिए, अब थोड़ा हम यहाँ पर इसको वर्कआउट कर लेते हैं। ये है Q1/2। तो देखिए थोड़ा अलग से डायग्राम बना के वर्कआउट कर लेंगे तो थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा। इट इज लाइक दिस, ये देखिए यहाँ पर है आपका चार्ज Q1 और यहाँ पर है आपका चार्ज Q2 जो कि Q1 डिवाइडेड बाय 2 है, जो कि Q1 डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, उसके बाद हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो P पर इस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 1/4πε0 Q1/1 का स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1। इस पॉइंट पर इस Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 1/4πε0 Q1/2/1 का स्क्वायर। तो ये आपकी सिचुएशन हो गई। और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पैरेललोग्राम को पूरा करना पड़ेगा। ये हो गया इनका रिजल्टेंट E2 E, और मान लो ये कितना एंगल बनाता है थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो ये भी E2 होगी और ये कितनी होगी, ये E1 और ये कितना होगा E2। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं E2/E1, tan थीटा को हम लिख सकते हैं E2/E1, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगा सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए tan थीटा आ गया E2/E1 और E2 है 1/4πε0 Q1/2 1/4πε0 Q1/2 आएगा, और इसी तरह ये आएगा 1/4πε0 Q1/1। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी, tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2। तो थीटा होगा आपका tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, tan इनवर्स 1/2। ये इसका राइट आंसर है। और इसको हम थोड़ा यहाँ पे और भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये E2 और ये E1 पूरा करा, तो ये नेट फील्ड होगी। नेट फील्ड कितना एंगल बनाती है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और यहाँ से हम tan थीटा को ये E1 है और ये क्या है, E2 है। तो जैसे भी आप E2/E1 से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, इस पूरे लेक्चर का सबसे अच्छा क्वेश्चन, और बहुत अच्छा आंसर्स मत देखिए, इसको नोट करिए। तो पढ़ते हैं। अब देखिए सवाल कहता है 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच हैविंग ए चार्ज Q एंड रेडियस R आर केप्ट इन सच ए वे दैट ईच टचेस द अदर 2 स्फीयर्स। उन्हें आपस में ऐसे रखा गया है 3 स्फीयर्स को कि वो एक दूसरे को टच करते हैं। अब पूछा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी वन स्फीयर ड्यू टू द अदर 2। तो किसी भी एक स्फीयर पर बचे हुए 2 स्फीयर के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। अब देखिए एक तो वर्ड आ गया स्फीयर, तो हम मान के चलते हैं कि ये कंडक्टिंग स्फीयर होगा, पहली बात। दूसरी बात, हम जानते हैं
गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन में हम पढ़ते हैं कि जब किसी कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर हम ये मान सकते हैं कि स्फीयर को दिया गया चार्ज, हम मान सकते हैं कि स्फीयर को दिया गया चार्ज कहाँ होता है, हम मान सकते हैं कि वो उसके सेंटर पर है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल हमारा सॉल्व होगा। ये देखिए, ये 3 स्फीयर हो गए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। किसी एक स्फीयर पर बचे हुए दोनों स्फीयर के कारण लगने वाला फोर्स, तो यह हमने मान लिया कि चार्जेस कहां पर हैं, सेंटर पर हैं। तो अगर इस पहले स्फीयर का चार्ज हम मानते हैं कि उसके सेंटर पे रखा हुआ है और दूसरे स्फीयर का चार्ज उसके सेंटर पे रखा हुआ है, तीसरे स्फीयर का चार्ज उसके सेंटर पे रखा गया है, तो क्योंकि वो एक दूसरे को टच करते हैं तो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, आर, ये रेडियस होगी, आर ये रेडियस होगी, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r हो गई। डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r हो गई। तो ये बिल्कुल की फैक्टर है, डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r हो गई। तो अब देखिए सिचुएशन ऐसे बनी, Q Q Q। अब मान लीजिए हम इस स्फीयर पे नेट फोर्स निकाल रहे हैं, तो इस चार्ज पर इसके कारण लगने वाला, इस चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स मान लेते हैं कितना है, F, और इसके कारण लगने वाला फोर्स भी मान लेते हैं F। ये दोनों क्यों बराबर होंगे, क्योंकि चार्जेस बराबर हैं और क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 2r है, 2r है, तो ये जो एंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों फोर्सेस बराबर है, तो हम लगाएंगे 2F cos थीटा बाय 2। थीटा यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री, तो नेट फोर्स आएगा F। अब F निकाल लेते हैं, Q और Q के बीच में लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू Q, बोलो Q स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो गया 2r, तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, एंगल कितना है 60, तो 60 का आधा कितना होगा 30, 60 का आधा कितना होगा, 60 का आधा कितना होगा 30। तो ये ऐसे हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। अभी कुछ कैंसिल मत करिए, Q स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर और √3/2। तो आपका जो नेट फोर्स होगा वो आ गया √3, ये 4 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। द थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि हमने आंसर निकाला था √3/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √3/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r का होल स्क्वायर। तो ये मैच हो गया आपका कौन सा आंसर, थर्ड आंसर। तो आपको बात समझ में आई, ये बिल्कुल कूलम्स लॉ का बेसिक क्वेश्चन था। जब भी किसी स्फीयर को चार्ज दिया जाता है तो हम मानते हैं कि चार्ज उसके सेंटर पे रखा गया है। चार्ज कहाँ रखा गया है, उसके सेंटर पे रखा गया है, तो ये बिल्कुल मानना पड़ता है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया डायग्राम है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो एक दूसरे को टच करते हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये r है, ये r है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2r होगा।
ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए आपका ये सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कैलकुलेशन वाला भी सवाल है, इसको नोट करिए। देखिए सबसे पहले तो एक करेक्शन है जो मैंने यहाँ पे कर दिया। टू मेटल स्फीयर्स P एंड Q, वन ऑफ रेडियस R एंड अदर ऑफ रेडियस 2R। एक की P की रेडियस R है और Q की रेडियस कितनी है 2R। हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा है। और आप जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड। उन्हें टच करा के फिर अलग अलग कर देते हैं। व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन देम। तो उन दोनों की नई सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। और क्वेश्चन कहता है सेम, शुरू में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, दोनों की सेम है। तो पहली चीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन, मान लीजिए इस पर चार्ज कितना है QP और रेडियस कितनी है पहले स्फीयर की R है, और दूसरे पर चार्ज मान लिया QQ और पर उसकी रेडियस कितनी है 2R है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। QP अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू QQ अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो QP अपॉन QQ का जो रेशियो आया 1:4, तो हम मान सकते हैं कि QP कितना है, मान लीजिए Q, और QQ कितना है, मान लीजिए 4Q। तो यहां पर ये पहली चीज हमने सपोज कर ली, क्योंकि रेशियो कितना है, 1:4, तो चार्जेस को हम मान सकते हैं Q एंड 4Q। अब इन्हें टच कराते हैं। क्वेश्चन में कहा गया इनको टच कराया जाता है और टच कराने के बाद अलग कर दिया जाता है। तो आप जानते हैं जब टच कराने के बाद अलग कर देते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि रेशियो ऑफ न्यू चार्जेस क्या होता है ऐसे केसेस में। देखिए अब हम इसको थोड़ा लिख भी लेते हैं। इफ स्फीयर्स आर टच्ड, टच कराते हैं, एंड सेपरेटेड, टच कराने के बाद उन्हें अलग अलग कर देते हैं, सेपरेटेड, then ratio of new charges, then ratio of new charges, मान लेते हैं चार्जेस क्या है Q1 और Q2, will be equal to the ratio of radii। अगर वो आइडेंटिकल होते तो नए चार्जेस का रेशियो क्या होता 1:1, पर वो आइडेंटिकल नहीं है। पहले स्फीयर की रेडियस है R और दूसरे की रेडियस है 2R। R अपॉन 2R, R से R कैंसिल, तो नए चार्जेस का रेशियो आ गया 1:2। तो नया चार्ज Q1 होगा, रेशियो मेथड 1/1+2 इनटू टोटल चार्ज QP प्लस QQ। तो ये हो गया Q प्लस 4Q डिवाइडेड बाय 3। तो पहले का चार्ज आएगा 5Q/3, पहले का नया चार्ज आएगा 5Q/3। रेशियो सीखिए। और Q2 होगा, Q2 का रेशियो 2 है, इसलिए यह होगा 2/1+2 QP प्लस QQ, ये याद होना चाहिए। तो ये हो गया 2/3 इंटू 5Q। तो दूसरे स्फीयर का चार्ज आएगा 10Q/3। अगर वो आइडेंटिकल होते तो ये रेशियो 1:1 होता, दोनों में टोटल चार्ज आधा आधा बढ़ जाता, पर यहां रेडियस अलग अलग है। अब देखिए चार्ज मालूम चल गए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना तो आसान है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है,
सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है? चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो P की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। अब P पर चार्ज कितना है? 5Q/3, 5Q/3 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 5/3 Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्या था? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्या था? सिग्मा था। क्या था? सिग्मा। तो देखिए फिर से मैं देखूं कि सिग्मा क्या है। अब देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। QP क्या था? Q था। Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये सिग्मा की वैल्यू है। तो ये हो गया 5/3 सिग्मा। अब बात करते हैं Q की। Q की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? भाई Q पर चार्ज कितना है? 10Q/3, 10Q/3 अपॉन 4 पाई R नहीं 2R का स्क्वायर। तो ये हो गया 10/3 Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। तो ये 4 इधर आ गया। तो ये हो गया 10/12 Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो 10/12 को हम लिख सकते हैं 5 और 6, 5/6 सिग्मा। ये इसका आंसर आ गया। पहले का आंसर आया 5Q सिग्मा/3, दूसरे का आंसर आया 5 सिग्मा/6, 5 सिग्मा/6, 5 सिग्मा/6, 5 सिग्मा/6। और पहले का आंसर कितना आया था? 5/3 आया था। कितना आया था? 5/3। तो देखिए ये आंसर हमारा मैच हो गया। इस क्वेश्चन में दो बेसिक कंसेप्ट जिन पर सवाल पूछे जा सकते हैं। पहली बेसिक कंसेप्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। दूसरी बेसिक कंसेप्ट जब दो स्फीयर को टच किया जाता है और टच करने के बाद अलग कर देते हैं तो उन पे नए चार्जेस का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर रेडी, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो आपको ये लग सकता है कि ये बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन है, ऐसी कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं है। कंसेप्ट हमारा हमें इम्प्रूव करना है। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल था, थोड़ा कठिन था, कुछ लोगों ने इस तरह के सवाल नहीं किए होंगे, तो कोई बात नहीं, कर लीजिए। ये बात आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल। डायग्राम को देख के घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, नोट करिए, इसको हम बहुत सरलता से सॉल्व कर लेंगे। Consider a system of 3 charges Q/3 and -2Q/3। तो ये थोड़ा सुधार लीजिए, ये है -2Q/3 placed at points A, B and C respectively as shown in the figure. If the radius of circle is R and angle CAB is 60 degree, फिगर को देखिए, ये एंगल से कुछ नहीं होता, then the electric field at the center O is। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम इस सवाल को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। अब देखिए इस फिगर को देखिए, यहां पर रखा है चार्ज Q/3, B पे भी रखा है Q/3, और ये रेडियस ऑफ सर्किल है, तो ये R हो गया, ये R हो गया। और C पे जो चार्ज रखा है, इस पॉइंट C पे जो चार्ज रखा है वो दिया गया है, पॉइंट C पे चार्ज रखा गया है -2Q/3। ठीक है, -2Q/3। तो सिचुएशन ऐसी बनी, और ये डिस्टेंस भी कितना है? R। तो अगर मैं इस डायग्राम को यहां पर इस तरह से बनाऊं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिए -2Q/3, और ये ओरिजिन है, और ये डिस्टेंस है हमारा R, और R डिस्टेंस पर
दूसरा चार्ज रखा गया है Q/3 और फिर R डिस्टेंस पर अगला चार्ज रखा गया है Q/3। तो आप देखिए अब यहां पॉइंट O पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी? 3। भाई सीधी बात है कि जब 3 चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 3 होती है। तो अब देखिए पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते हैं। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम बोलते हैं पहला, इसे हम बोलते हैं दूसरा और इसे बोल देते हैं तीसरा। तो पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कितनी है? E1। दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर मान लेते हैं E2। तो भाई E1 क्या है? 1/4πε0 चार्ज की वैल्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। E2 क्या है? 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम देखते हैं E1 और E2 एक दूसरे के इक्वल है। क्योंकि E1 और E2 एक दूसरे के इक्वल है इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचा तीसरा चार्ज, ये रहा हमारा तीसरा चार्ज। अब तीसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो थोड़ा नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होती है। तो सिर्फ एक ही फील्ड बची, और कौन सी बची? E3 बची। तो E3 क्या होगी? 1/4πε0 2Q/3 अपॉन R²। 2Q/3 अपॉन R²। तो E3 हो गया 2/3 1/4πε0 Q/R²। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन का। दिखता बहुत अजीबोगरीब है, एंगल्स वगैरह सब दिए, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। 2/3। अब देखिए हमने निकाला था आंसर 2/3 1/4πε0 Q/R²। तो अब देखिए 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 बार, तो हमारा आंसर आया 1/6πε0 Q/R²। तो ये कौन सा आंसर मिल गया हमें? थर्ड इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, बिल्कुल अगर आपका कंसेप्ट मालूम है, अगर दो चार्जेस जो बिल्कुल मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और साइन में भी इक्वल है और एक दूसरे से बराबर, तो उनके मिड पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। एंगल वगैरह से बिल्कुल घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये हमने कर लिया। अब अगला सवाल, इसे आप नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with an electric field of intensity 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 8√3 Newton meter. If the dipole length is 2 centimeter, then charge on the dipole. Charge on the dipole. 4 आंसर दिए गए हैं। तो चार्ज की वैल्यू पूछी है और आप जानते हैं डायपोल में एक चार्ज नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पूछने का मतलब है चार्ज की वैल्यू बता दीजिए कि चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट को निकाल लेते हैं, Q × 2L। और 2L यहाँ पर दिया हुआ है हमारे को कि 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2/100। तो डायपोल मोमेंट हो गया Q/50। कितना हो गया? Q/50। अब टॉर्क 60 डिग्री पे रखा गया है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, दिस इज -Q, दिस इज +Q। कहने का मतलब है कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री। तो टॉर्क की वैल्यू होगी PE sin 60, PE sin 60, और P को हम यहां से ले लेते हैं Q/50। Q/50 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 10 to the power 5 और sin 60 होता है √3/2।
और टॉर्क की वैल्यू भी दी गई है 8√3। तो ये देखिए ये हो गया 8√3 Q/50 10⁵ इंटू √3/2। तो ये √3 तो कैंसिल हो गया। 2 इंटू 50, अब देखिए 2 इंटू 50 100 हो जाएगा और इधर है 10⁵। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिलेगा 8 इक्वल टू Q इंटू 10⁻3। तो Q की वैल्यू आ गई 8 इंटू 10⁻³ कूलम। तो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 8 इंटू 10⁻³ कूलम। 8 इंटू 10⁻³ कूलम। तो थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल था, इजी सवाल था। टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और मैक्सिमम टॉर्क आपका होता है PE, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। P डायपोल मोमेंट है। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे नोट कर लीजिए। तो अब देखिए ये सवाल कहता है द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले इनवर्ड फ्लक्स का मतलब समझना चाहिए, जो अंदर की तरफ जाता है, जो सरफेस में अंदर एंटर होता है। आउटवर्ड मतलब जो सरफेस से बाहर निकलता है। तो इनवर्ड फ्लक्स को हमेशा याद रखिए कि इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है और आउटवर्ड फ्लक्स को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। फॉर ए क्लोज सरफेस इन यूनिट्स ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आर रेस्पेक्टिवली 8 इंटू 10⁻³ and 4 into 10⁻³, then total charge inside the surface is। तो सबसे पहले इनवर्ट फ्लक्स लिखते हैं। इनवर्ट फ्लक्स दिया है -8 इंटू 10⁻³ और आउटवर्ड फ्लक्स दिया है +4 इंटू 10⁻³। अब बात करते हैं टोटल फ्लक्स की। जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -4 इंटू 10⁻³। अब गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स क्या होता है? इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम निकाल चुके हैं -4 इंटू 10⁻, टोटल फ्लक्स निकाल चुके हैं -4 इंटू 10⁻3। तो अंदर जो चार्ज होगा वो होगा -4 इंटू 10⁻3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम रख देंगे -4 इंटू 10⁻3 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो टोटल चार्ज इनसाइड होगा -4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है, तो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट 8.85 इंटू 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई करिए। 4 5 जा 20, 2 बचे। 4 8 जा 32, 4 3 बचे। 4 8 जा 32 और 3 5। 3540 35.40 इंटू 10⁻⁻9। तो टोटल इनसाइड जो चार्ज होगा वो होगा 35.4 माइनस इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा आंसर है। तो यहाँ पे आंसर में 35 नहीं दिया, 4 दिया, तो हम थोड़ा इसको 8.85 होता है तो थोड़ा हम इसको
एक काम कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं -0.3। देखिए अब पूरा डेसिमल हम हटा देते हैं इसके, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको मान सकते हैं -40 इंटू 10 टू द पावर -9, तो ये होगा -4 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। अप्रोक्सीमेशन हमने कर लिया, और क्योंकि हमारा आंसर नहीं मिल रहा था, तो अब देखिए आंसर हमारा मिल गया है। हमने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर आंसर है एप्सिलॉन नॉट में, तो आंसर एप्सिलॉन नॉट में ही है, तो एप्सिलॉन नॉट में आंसर हो गया। हमें ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी मल्टीप्लिकेशन। -4 इंटू 10 टू द पावर 3 एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए ये हमारे आंसर को हम टिक कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। -4 इंटू 10 टू द पावर 3, फोर्थ इज द राइट आंसर। ये देखिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर दिया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, सीधा सीधा सवाल था, तो हम उसको इजीली क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। तो वाइल डूइंग द क्वेश्चन आंसर को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अगला क्वेश्चन नोट करें। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस ए that encloses the charged particles in free space is, तो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल दिए गए हैं Q1 -14 नैनो कूलम, Q2 78.85 नैनो कूलम, Q3 -56 नैनो कूलम। तो एक क्लोज सरफेस के अंदर ये तीन चार्जेस दिए गए हैं। तो एक हम जनरली एक क्लोज सरफेस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हमारा चार्ज दिया गया है -14 नैनो कूलम, ये चार्ज दिया गया है हमारा +78.85 नैनो कूलम, और तीसरा चार्ज दिया गया है -56 नैनो कूलम। तो सबसे पहले, और ये हमारा हो गया क्लोज सरफेस, तो हमें करना क्या है, इन तीनों चार्जेस को सबसे पहले हम जोड़कर टोटल इनसाइड चार्ज निकाल लेंगे। -14 + 78.85 -56, तो देखिए -56 -14 ये हो गया -70 + 78.85, तो टोटल चार्ज हमारा है 8.85 नैनो कूलम। 8.85 नैनो कूलम। अब हमें निकालना है फ्लक्स। तो हम जानते हैं कि टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, फ्लक्स को एक और वर्ड से जाना जाता है, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो फ्लक्स होगा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स (1/ε0 × Qn). एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और इनसाइड चार्ज की वैल्यू आ गई 8.85 नैनो कूलम। तो नैनो कूलम को आप ऐसे बदल लीजिए, तो देखिए 8.85 से ये कैंसिल हो जाएगा, और अब बचेगा 10 टू द पावर -9 अपॉन 10 टू द पावर -12, तो ये ऊपर जाएगा तो -9 + 12, तो ये आ गया आपका टोटल फ्लक्स 10 टू द पावर 3। तो टोटल फ्लक्स होगा 10 टू द पावर 3। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल बेस क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके अंदर जितना भी चार्ज होता है जोड़ने पर जो आता है, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। सीधा सीधा सवाल था, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सवाल सिंपल भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं, कुछ टफ भी हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए। An infinitely long thin straight wire has a uniform linear charge density 1/3 coulomb per meter. Then the magnitude of electric field
intensity at a point 18 सेंटीमीटर अवे इज। तो 4 आंसर दिए गए हैं। पहला आंसर है 0.66 इंटू 10 टू द पावर 11। दूसरा आंसर है 1.32 इंटू 10 टू द पावर 11। तीसरा आंसर है 0.33 इंटू 10 टू द पावर 11। चौथा आंसर है 3 इंटू 10 टू द पावर 11। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि एक लाइन चार्ज है, मान लीजिए एक लाइन चार्ज है और इस पर चार्ज है और हमसे कहा गया है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लीजिए कितनी है, लैम्डा। इससे r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप सोचेंगे क्यों करा, तो क्योंकि ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो हमें चाहिए था, इंटू 2 लैम्डा बाय r। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2 लैम्डा बाय r। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2 लैम्डा बाय r। तो हमेशा आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में इसको नोट करिए, हमेशा इसी फॉर्मेट में आपको नोट यूज करना चाहिए। तो देखिए अब लैम्डा दिया है 1/3, r दिया है 18 सेंटीमीटर, मतलब r इज गिवन 18 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ये वैल्यू दी गई है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूला यूज करना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2 लैम्डा बाय r। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2 इंटू 1/3 और ये हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर -2। तो 9 से ये 18 2 बार कटेगा और ये जो 2 है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर है अब वो आ जाएगा E इक्वल टू 1/3 10 टू द पावर 11, क्योंकि ये -2 ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा। अब 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर। तो 0.33 आंसर है, दिस इज द आंसर। 0.33 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर। आपने देखा होगा कई क्वेश्चंस जो पेपर में भी आते हैं वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो आपको लाइन चार्ज से रिलेटेड एक दो चीज़ें और मालूम होनी चाहिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अलग से। वो कुछ ऐसे है, मान लीजिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ हम R लें, यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लें और इलेक्ट्रिक फील्ड और R में हम ग्राफ खींचें, तो ग्राफ इस तरह से आएगा। और ये जो ग्राफ होता है इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा थ्योरी का भी रिवीजन होना चाहिए, हाइपरबोला। तो ये ग्राफ आप जरूर याद रखिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। हाइपरबोला भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो करेक्ट नाम है वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिल्कुल सही नाम है, इसको ध्यान रखिए आप। तो ये लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम होनी चाहिए। और दूसरी चीज, आंसर तो हमारा आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें थी ही नहीं। तो लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3rd लेक्चर में हम आपसे फिर नए न्यूमेरिकल के साथ मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये दोनों लेक्चर्स पसंद आए हैं
और एक और उम्मीद है कि इनसे आपके रिवीजन को मजबूती मिली होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कमेंट्स ज़रूर लिखिए, इससे हमें उत्साह मिलता है। हमें आपके कमेंट्स की ज़रूरत है। कई बार हमने ये देखा है कि कमेंट्स में, कुछ बच्चों के कमेंट्स में हमें पता चलता है कि उनके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स में क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इस बारे में अभी हम बात करेंगे। जब आप लिखेंगे तभी हम आपको इस बारे में बता सकते हैं। उम्मीद है फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3 में हम और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने देखा कुछ न्यूमेरिकल एकदम से टफ थे और कुछ एकदम से फॉर्मूला बेस्ड थे, तो पेपर मिक्स आता है। ऐसी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।